चलिए तो कल की क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अमर आप सभी का सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कक्षाएं जो है वो आपको सवर्ण कोचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से और सवर्ण एजुकेशन ऐप के माध्यम से मिल रही है। तो कल की क्लास में हम लोग पहुंच गए थे कहां तक? कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि ये विशेष आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना जो है यह चीन से ली गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है? उद्देश्य होता है कि एक छोटे से क्षेत्र में या एक क्षेत्र में डेडिकेटेड यानी कि पूरी तरह से केंद्रीकृत रूप से क्या किया जाए, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए और उद्देश्य केवल क्या हो, निर्यात को बढ़ाना। ठीक ना, अपने देश में बेचने का उद्देश्य नहीं होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य ये होता है कि देश से बाहर बेचो। ठीक ना, अब इससे क्या होगा, एक तो भारत का निर्यात बढ़ेगा या किसी भी देश का विदेशी व्यापार बाहर निर्यात बढ़ेगा। इससे क्या होगा, विदेशी व्यापार या विश्व व्यापार में उसकी भागीदारी बढ़ती चली जाएगी। अगर निर्यात होगा तो फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा का आगमन होगा। तो ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं। अगर आप इसके अन्य गौण उद्देश्य के रूप में अगर जोड़ना चाहें तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र लगेंगे, यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना होगी तो वहां रोजगार के भी तो अवसर उत्पन्न होंगे। आप मेंशन करना चाहें तो इसमें रोजगार वाला भी आप एंगल डाल सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, देश में उत्पादन बढ़ेगा तो GDP वृद्धि होगी। ये सारे तो उद्देश्य है ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो भारत से निर्यात को बढ़ावा देना और दूसरा उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को बढ़ाना। ये दो उद्देश्य प्रमुख समझ में आए। हमने देखा था कि सरकार जो है वो 2005 में SEZ एक्ट लेकर आई और 2006 से इसको लागू किया गया। आपको ये भी बताया था कि इसमें एक संस्थापक होता है जो एक क्षेत्र में SEZ की स्थापना करता है। वो क्या करता है, सारी सुविधाएं, क्या सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऑफिस हो, इन सब की व्यवस्था करता है। बदले में सरकार उसको क्या छूटें देती है कि 10 साल तक किसी भी प्रकार का निगम कर जो है उससे नहीं वसूला जाता है। तो ये तो हो गई संस्थापक को फायदा। आगे अगर मान के चलिए मैं एक औद्योगिक इकाई हूं, अगर मैं अपने आप को उस SEZ में ले जाना चाहता हूं, अगर SEZ में जाके मैं वहां पर अगर अपना बिजनेस करना चाहता हूं तो सरकार क्या करती है, मुझे कुछ सहूलियतें देंगी। जैसे कि प्रारंभिक 5 वर्षों तक मुझसे 0 निगम कर लिया जाएगा। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स मुझसे लिया ही नहीं जाएगा पहले 5 साल तक। उसके बाद के 5 साल में बाकी कंपनियों पर जितना निगम कर लग रहा है, बाकी सामान्य कंपनियों पर जितना निगम कर लग रहा है जो भारत में भी अपना सामान बेच रही हैं, उनकी तुलना में आधे दर पर मुझसे निगम कर लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गया? अगले उसके बाद के 5 सालों तक क्या होगा कि निगम कर की वसूली तो होगी, लेकिन अपने लाभ का वो हिस्सा जो वापस मैं अपने बिजनेस में लगा दे रहा हूं, अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए, अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, कच्चे माल को खरीदने के लिए, मशीन उपकरण खरीदने के लिए, उसको मेरे आय का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर निगम कर नहीं लगेगा। समझ में आ गया? 15 साल का पूरा चक्र समझ में आ गया। ठीक ना। इसके अलावा अगर मैं कोई रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता हूं तो उस पर जो अलग अलग तरह के शुल्क लगते थे ना, अलग अलग तरह के ड्यूटीज लगते थे, वो भी मुझ पर नहीं लगेंगे। तो ये सारे फायदे हैं, लेकिन इन फायदों के बदले में सरकार भी तो कुछ मेरे से एक्सपेक्ट करेगी। तो सरकार मेरे से एक्सपेक्ट क्या करेगी कि 3 साल के अंदर अंदर, कम से कम 3 साल के अंदर अंदर मैं क्या कर सकूं, विदेशी मुद्रा कमाने लग जाऊं। यानी कि जितना जो है मैं खर्च कर रहा हूं ना मशीन उपकरण रॉ मटेरियल मंगाने में, उससे ज्यादा जो है मैं बाहर निर्यात कर सकूं, तभी तो मैं विदेशी मुद्रा कमाने लग जाऊंगा। तो ये है SEZ से संबंधित कुछ प्रावधान भारत में। ठीक ना। एक और क्या था मुख्य शर्त कि निर्यात के ही उद्देश्य से होगा, ये तो पहले ही बता चुका हूं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा था इसमें कि वर्ष 2021 में देखा गया, वर्ष 2021 में क्या देखा गया कि वर्ष 2020 की तुलना में SEZ के माध्यम से निर्यात जो है वो 112 बिलियन डॉलर से घटकर लगभग 102 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। 102 बिलियन डॉलर, जो कि 2020 में कितना था, लगभग 112 बिलियन डॉलर था। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भारत से निर्यात प्रभावित हो रहा है।
ठीक ना। और 2006 से ये कानून चल रहा है, जितना अपेक्षित इससे लाभ की संभावना थी, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इससे लाभ मिलेगा, उतना नहीं हो पा रहा था। बात समझ में आ रहा। तो सरकार ने इसी कंटेक्स्ट में क्या किया, साल 2019 में एक समिति का गठन किया जिसका नाम था बाबा कल्याणी समिति। ठीक, साल 2019 में बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है बाबा कल्याणी समिति किससे संबंधित है। यहां तक बात समझ में आ रही। बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया। इन्होंने क्या किया कि एसईजेड को और ज्यादा, एसईजेड जो कानून है इसको और कैसे बेहतर किया जाए, इस संदर्भ में इनको कुछ सुझाव देने थे। बाबा कल्याणी समिति ने क्या किया, अपना पूरा अध्ययन किया और इस पूरे अध्ययन के उपरांत जो है उन्होंने कुछ सुझाव दिए। जैसे कि सुझाव में उन्होंने क्या क्या दिया, बोला क्या कि एसईजेड में एसईजेड में कुशल परिवहन के साधनों का विकास करना आवश्यक है। कुशल परिवहन, क्यों? क्योंकि परिवहन में बहुत ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं, आवश्यक है। तो कुशल परिवहन का विकास करो, पानी वगैरह की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करो। निर्बाध आपूर्ति किस चीज, सब किन सब चीजों की, पानी हो गया या फिर क्या बोलते हैं विद्युत हो गया, इन सब का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। ठीक ना, पानी, विद्युत इत्यादि की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, इस निर्बाध आपूर्ति के माध्यम से एसईजेड को किसमें कन्वर्ट कर दो, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव्स, इसको कन्वर्ट कर दो किस चीज में, 3E में, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव में कन्वर्ट कर दो। रोजगार एवं आर्थिक इनक्लेव में कन्वर्ट कर देने की बात की गई। बाबा कल्याणी समिति ने जो है वो सुझाव दिया कि एसईजेड में ये सारी सुविधाओं को बढ़ा दो और इन सभी सुविधाओं को बढ़ाने के बाद क्या कर दो, इसको सीधे 3E's में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव किससे संबंधित है, तो पता होना चाहिए। अगर वो कमेटी जानना चाहेगी तो बाबा कल्याणी कमेटी, अगर वो वैसे पूछना चाहे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एसईजेड से ही संबंधित है। बात समझ में आ रहा। तो बाबा कल्याणी समिति ने ये सुझाव दिया। ठीक ना। इसके अलावा यदि हम देखें तो बाबा कल्याणी समिति ने और भी कुछ व्यापक बड़े सुधार सुझाए इस संदर्भ में। ये बोला क्या कि गैर प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों वगैरह को इससे बाहर करो, और यहां पर क्या करें, यहां पर क्या किया जाए कि जो मानदंड के लिए तुमने रख रखे हैं, एसईजेड 2005-6 में तुमने लागू तो कर दिया था, लेकिन अभी तक सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुमने जो मानदंड रख रखे हैं ना, जो बेंचमार्क रख रखे हैं, वो ज्यादा कठिन है। इन बेंचमार्कों को और ज्यादा सरल करो, लचीला करो, ताकि क्या हो सके, अलग अलग उद्यम जो है वो यहाँ आ सके, संस्थापक जो है वो और ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो नए नए एसईजेड की स्थापना कर सके। तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि बाबा कल्याणी समिति का क्या था अगला सुझाव, कि मानदंडों को सरल बनाया जाए। मानदंडों को क्या किया जाए, सरल बनाया जाए। ठीक, ये थे कुछ बाबा कल्याणी समिति के कुछ सुझाव थे। ठीक ना। इसी संदर्भ में क्या किया गया, साल 2019 में ही एक सूर्यास्त कानून लाया गया, सनसेट क्लॉज लाया गया। इसके संदर्भ में, एसईजेड के संदर्भ में
सूर्यास्त कानून टर्म जो है वो इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। सूर्यास्त कानून का मतलब ही होता है क्या कि सूर्यास्त कानून का मतलब ही क्या होता है कि कोई एक बेंचमार्क डेट डिसाइड कर दिया जाता है, उससे पहले पहले जो काम कर लोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। अगर उसके उस समय तक अगर तुमने अगर इस चीज को नहीं प्राप्त कर पाया है, अगर उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, तो तुमको उस लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे कानूनों को क्या कहा जाता है? सूर्यास्त कानून। ठीक ना। तो सूर्यास्त कानून लाया गया कि केवल उन इकाइयों को 5 साल के लिए चरणबद्ध तरीके से जो है वो छूटें मिलेंगी जिन्होंने अपनी इकाई की स्थापना 2020 से पहले पहले कर रखी। ये सूर्यास्त कानून ला दिया गया कि अगर आपने 30 जून 2020 से पूर्व SEZ में इकाई को स्थापित कर दिया है, तभी कर छूटों का आपको फायदा मिलेगा। तभी जाके आपको कर छूटों का फायदा मिलेगा। ये सूर्यास्त कानून लाया गया। ठीक ना। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट भी देख रही है क्या कि 15 साल हो चुके हैं, 15 साल में जो है वो अपेक्षित लाभ तो मिल नहीं पा रहा है। इसी संदर्भ में जो है वो बाबा कल्याणी समिति का भी गठन किया और बाबा कल्याणी समिति ने भी सिंपली यही बोल दिया क्या करो, SEZ की संकल्पना को समाप्त करो। इस जगह कौन सी संकल्पना लेके आ जाओ? 3E's की संकल्पना। ठीक ना। तो SEZ के संदर्भ में ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात समझ में आई? ठीक ना। इसी कंटेक्स्ट में आगे पिछले साल के बजट में तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया बजट 2022, यानी पिछले साल वाला बजट, इस साल का वाला बजट नहीं। ठीक ना। इन्होंने भी कह दिया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक नया कानून लाने की आवश्यकता है, जिससे क्या हो सके कि बेहतर विकल्प मिल सके। अभी तक ऐसा कोई कानून आया नहीं है, लेकिन बजट 2022-23 में नए कानून लाए जाने की बात की गई है। ये भी समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा SEZ से संबंधित क्या है पूरा प्रक्रम। ठीक। अब देखिए भविष्य में जब भी ये कानून आएगा तो फिर से ये चर्चा मुद्दे, फिर से जो है ये मुद्दे में आ जाएगा, फिर से करंट में आ जाएगा। तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना फिर से बढ़ जाएगी कि आखिर क्या है SEZ, इसके उद्देश्य क्या है। ठीक ना। क्या इसमें समस्याएं रह गई, क्यों जो है वो बाबा कल्याणी समिति ने क्या सुझाव दे दिए, और 3E's का क्या संकल्पना है। अब आप इसको आराम से मेंशन कर सकते हैं। ठीक ना। किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ठीक ना। तो ये था हमारा SEZ से संबंधित क्या मुद्दा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक ना। तो इसी के साथ हमारा विदेशी निवेश एवं व्यापार ये चैप्टर जो होता है वो होता है समाप्त। ठीक ना। अर्थव्यवस्था का वियुग्मन बता दिया था ना कल, डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी कल बता दिया था, अर्थव्यवस्था का वियुग्मन बता दिया था। और कुछ मुख्य टॉपिक की बात करें तो एक और टर्म आया था इकोनॉमिक सर्वे में एक और टर्म आया था विदेशी व्यापार के ही संदर्भ में, आप उसको भी समझ लीजिए। आया था क्या कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है। मिडिल इनकम ट्रैप, मध्यम आय संजाल कह सकते हैं इसको आप। मध्यम आय संजाल क्या होता है? मध्यम आय संजाल का मतलब, मध्यम आय संजाल इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन किया गया था कि इंडिया केवल मिडिल इनकम ट्रैप में ही नहीं, इंडिया जो है वो लेट कन्वर्जेंस ट्रैप में भी फंस गया है। लेट कन्वर्जेंस ट्रैप में भी फंस गया। क्या होता है लेट कन्वर्जेंस ट्रैप? अर्थ को जरा समझिएगा। और मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? देखिए इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए
बड़ा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, बड़ा टेक्निकल टर्म है, इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया है। मिडिल इनकम ट्रैप का क्या मतलब होता है, जरा बात को समझिएगा। मिडिल जो ये है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनमें क्या होता है, आपको एक संकल्पना के रूप में देखने को मिलती है क्या, कि जितना कमाते हैं उतना जो है वो खा पचा जाते हैं, या फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं बचा पाते हैं, जिसके कारण वो कभी अपना स्ट्रेटा चेंज नहीं कर पाते। मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं वो आजीवन मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ते चले जाते हैं। आज जो है वो बाइक, कल जो है वो कार, फिर उसके बाद और थोड़ा सा बढ़िया वाला कार, ठीक ना। तो एस्पिरेशंस बढ़ते चले जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, संपत्ति अधिशेष बच नहीं पाती है, ठीक ना। कल तक पंखा से काम चल रहा था, फिर थोड़ा सा ज्यादा कमाए तो इच्छा हुई क्या कि कूलर होना चाहिए, फिर थोड़ा सा ज्यादा कमाए तो इच्छा हुई कि एसी भी होना चाहिए, और इसके कारण क्या है, मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास में ही रह जाता है। The same thing can be seen with respect to countries as well. यही सेम चीज जो है वो देशों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, ठीक ना। इसको दो भाग में बांटकर समझाया गया था। एक तो था लो इनकम ट्रैप, और दूसरा था मिडिल इनकम ट्रैप। जरा बात को समझिएगा, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है लो इनकम ट्रैप। एक बात बताइए, दो लोग हैं, इस कहानी को समझिए, लो इनकम ट्रैप का क्या मतलब है। दो लोग हैं, दोनों ने दौड़ना यहां से शुरू किया है और यहां पहुंचना है, ठीक ना। एक आदमी है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा आदमी है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही? एक आदमी जो है वो पीछे से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा आदमी जो है वो आगे से स्टार्ट कर रहा है। अब एक बात बताइए, अगर इस आदमी को इस आदमी के बराबर भी आना है कहीं रास्ते में, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसको ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, तभी तो ये इसके बराबर भी आ सकता है। ये पॉइंट समझ में आया? जो पीछे रह गया है वो ज्यादा तेज दौड़ेगा तभी तो बराबर भी आ सकता है। सेम थिंग हैपेंस विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमी एज वेल। यही सेम चीज जो है वो अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में भी देखी जाती है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो पहले ही औद्योगिकृत होकर काफी आगे बढ़ चुकी हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं बच चुकी हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो पीछे रही हैं। ज्यादातर कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन पर इन्होंने शासन किया, या फिर जो है वो अफ्रीका वगैरह के देश या एशिया के देश जो इनकी तुलना में पीछे रहे। अब एक बात बताइए, ये देश इनके बराबर कब आ सकते हैं? ये देश इनके बराबर तभी आ सकते हैं जब इनका ग्रोथ रेट, इनकी समृद्धि दर इनके से ज्यादा हो, तभी तो बराबर आ पाएंगे ना। अरे सिंपल, वही दौड़ने वाला एग्जांपल, पीछे वाला आगे वाले के बराबर तभी आ पाएगा जब आगे वाले से ज्यादा तेज दौड़े। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये जो निम्न आय वाले देश है ना, और ये जो विकसित देश है, ये दोनों या तो समान दर से, लगभग समान दर से प्रगति कर रहे हैं, या फिर इनमें प्रगति की दर जो है वो अभी भी पिछड़ी हुई है। कई सारी समस्याएं हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, या अफ्रीका वगैरह में तो देखते ही है ना, राजनीतिक संकट वगैरह, झगड़ा हो गया, वो तख्ता पलट हो गया, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर जरा सोच के देखिए, अगर इसकी समृद्धि दर इसके बराबर ही रहेगी या इससे कम रहेगी, तो कभी वो उसके बराबर आ सकता है क्या? कभी नहीं। अरे ये तो ऐसे ही है ना कि मैं यहां से दौड़ रहा हूं, एक मान के चलिए एक छात्र है वो आगे से दौड़ रहे हैं, वो जितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं उतनी स्पीड से मैं दौड़ रहा हूं, या फिर उनसे मैं धीरे दौड़ रहा हूं, तो कभी मैं उनके बराबर आ पाऊंगा? इसी को कहा जाता है लो इनकम ट्रैप। यानी कि ये लो इनकम में ही बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आगे बढ़ते रहेंगे, ये भी आगे बढ़ते रहेंगे, और हमेशा इसकी तुलना में ये पीछे ही रहेंगे। इसी को कहा जाता है क्या? लो इनकम ट्रैप। बात समझ में आ रहा? सेम थिंग हैपेंस विथ मिडिल इनकम कंट्री। जैसे कि यहां तो मैंने आपको एग्जांपल दिया लो इनकम कंट्री का, यहां पर एग्जांपल है मिडिल इनकम कंट्री का और विकसित कंट्री, विकसित देश का, ठीक ना। अब सिंपल वही बात है कि अगर मिडिल इनकम कंट्री उस विकसित देश से ज्यादा तेज गति से अगर समृद्धि करे तो ही उसके बराबर आ सकता है। अगर समृद्धि की दर दोनों की बराबर हो या फिर कम हो तो वो उसको पीछे नहीं छोड़ सकता है, ठीक ना। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। खैर अभी तो भारत जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर तो मंदी के आसार दिख रहे हैं। भारत ने तो एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया है, आप लोगों को दिखाया था मैंने। कहाँ
7% की समृद्धि दर का आकलन किया जा रहा था। भारत में तो 7% से भी ऊपर जो है वो समृद्धि दर दिखाई। वैश्विक स्तर पर कहां मंदी के आसार दिख रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत लंबे समय तक ऐसा भी देखने को मिलता है भारत में क्या कि हमारी जो समृद्धि दर है वो लगभग वैश्विक समृद्धि दर के ही आसपास रह जाती है। तो उस कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या मेंशन किया था कि इंडिया जो है वो बहुत लंबे समय तक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा रहा। समझ में आया? मिडिल इनकम ट्रैप का क्या मतलब है? मध्यम आय संजाल कि उससे ज्यादा तेज से गति से निकलना है, तभी तो आगे निकल पाएंगे या तभी तो बराबर में आ पाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? मध्यम आय संजाल। यहां तक बात समझ में आया? इसको लिख लीजिए शब्दों में, ओरिएट कर दे रहा हूं कि मध्यम आय संजाल का तात्पर्य है मध्यम आय संजाल का तात्पर्य है कि एक मध्यम आय वाला देश अन्य विकसित देशों की तुलना में समान या कम दर से समृद्धि कर रही हो। ठीक ना? ये पॉइंट समझ में आया? अगला देखिए, लेट कन्वर्जेंस ट्रैप। ये क्या है लेट कन्वर्जेंस ट्रैप? कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण। लेट का क्या मतलब हो गया कि विलंब। ठीक, तो लेट हो गया है, विलंब हो गया है अभिसरण में। इस ट्रैप को हम क्या कहते हैं? लेट कन्वर्जेंस ट्रैप। द कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय इकोनॉमिक सर्वे वे बैक इन 2017-18। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 द्वारा जो है ना इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया गया था। ये बोला गया था कि इंडिया जो है वो लेट कन्वर्जेंस ट्रैप में फंस गया है। पूछा गया कि आखिर मतलब क्या है, बोलना क्या चाह रहे हैं, ये बताया गया। देखिए बात क्या थी कि 1990 से पूर्व जब पूरे विश्व में बात चल रही थी भूमंडलीकरण की बात जब चल रही थी ना, पूरा विश्व बोल रहा था कि हम भूमंडलीकृत होंगे, वैश्वीकृत होंगे, यानी कि वस्तुओं सेवाओं का निर्बाध रूप से जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसार सुनिश्चित हो। ये सारी जब बातें चल रही थी उस टाइम इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे। बात समझ में आ रहा ना? हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपना रखी थी 1990 से पहले। 1991 से पहले हमारी यही नीति थी, आयात प्रतिस्थापन की, हम सब कुछ खुद बनाएंगे। इसके कारण क्या हो गया कि हम भूमंडलीकरण का लाभ लेने में लेट हो, यानी कि विलंब हो गया हमें। ये बात समझ में आ रहा ना? हाँ, आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो आज बता दूं आप लोगों को। 1947 में आजाद हुआ है और चीन पर भी जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक ना? आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। चीन को आजादी जो है वो 1948-1949 में मिली है, यानी कि दोनों देश जो है वो लगभग समान समय में जो है वो आजाद हुए। समझ में आ रहा? ठीक, 1978 तक, 1970, 75, 76 तक दोनों की स्थिति लगभग समान थी। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन फिर क्या हुआ? चीन ने क्या किया? चीन ने उस साम्यवादी विचारधारा से थोड़ा सा आगे बढ़कर वहां पर एक नेता हुए, माओ जेडोंग के बाद एक नेता हुए जिनका नाम था क्या? डेंग शियाओपिंग। ठीक ना? डेंग शियाओपिंग ने क्या किया? उनको माना जाता है क्या कि आधुनिक चीन का निर्माता उन्हीं को माना जाता है। उन्होंने क्या किया ना, आगे बढ़कर भूमंडलीकरण को अपना लिया। बात समझ में आ रहा? उन्होंने पूंजीवादी प्रकृति को जो है वो अपना लिया। इसके कारण क्या हो गया? हमने 1991 में अपनाया, वो 1978 में अपना चुके हैं। तो वो जो 20 साल का गैप है ना, उस 20 साल के गैप के कारण जो है वो हमसे आर्थिक रूप में बहुत आगे निकल चुके हैं। बात समझ में आ रहा? तो यानी कि जब पूरा विश्व जो है वो, अभी देख रहे हैं ना, चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको पता होना चाहिए। ठीक ना? और भारत 5वें नंबर पर है। ठीक ना? उनकी जीडीपी जो है वो हमसे 6 गुना ज्यादा है। ठीक ना? हम $3 ट्रिलियन पर हैं, वो 18-19 ट्रिलियन पर है। बात समझ में आ रहा? तो यानी कि क्या हो गया? भूमंडलीकरण को अपनाने में हम लेट हैं।
और इस लेट होने के कारण क्या है कि वो काफी आगे निकल चुके हैं, तो अब अभिसरण करने के लिए यानी कि उनके बराबर आने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? लेट कन्वर्जेंस ट्रैप। बात समझ में आया? लेट कन्वर्जेंस ट्रैप का मतलब समझ में आया कि हम जो है वो भूमंडलीकरण को अपनाने में लेट हो गए, बाकी सब जो है वो काफी आगे निकल चुके उसका फायदा लेकर। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने तो आगे बढ़कर ये बताया कि जब हमने अपनाया और जब तक हम इसका फायदा लेने की स्थिति में पहुंचे, यानी कि 10, 12, 15 साल बाद जब हम इसका फायदा लेने की स्थिति में पहुंचे, इतने समय तक तो पूरे विश्व में संरक्षणवाद का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी कि अब भूमंडलीकरण से विभूमंडलीकरण की तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा है। तो हम क्या हो जा रहे हैं? हम लेट कन्वर्जेंस ट्रैप में फंस गए कि हमने देर से शुरू किया। इसी को क्या कहा जाता है? लेट कन्वर्जेंस ट्रैप। यहां तक बात समझ में आ गई? ये टर्म भी क्लियर हो गया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको भी लिख लीजिएगा। इस संकल्पना को इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 1718 में उल्लिखित किया गया था। इसका पर्याय है, इसका पर्याय है कि भारत भूमंडलीकरण को भूमंडलीकरण को या वैश्वीकरण को अपनाने में विलंब या विलंबित रह गया। भूमंडलीकरण को अपनाने में विलंबित रह गया, जिसके कारण बाकी राष्ट्र काफी आगे निकल गए। जब तक भारत इसका फायदा ले पाता, जब तक भारत इसका फायदा ले पाता, तब तक वैश्विक स्तर पर 2008 की मंदी आ गई। तब तक वैश्विक स्तर पर 2008 की मंदी आ गई, जिसने विभूमंडलीकरण स्लैश करके संरक्षणवाद, विभूमंडलीकरण स्लैश संरक्षणवाद की प्रवृत्ति को जन्म देना प्रारंभ किया। इसने अभिसरण को कठिन बना दिया। इसने अभिसरण को कठिन बना दिया। यहां तक बात समझ में आई? यही है लेट कन्वर्जेंस ट्रैप का कॉन्सेप्ट। ठीक ना? आराम से इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिएगा। वो उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना मेंस में, क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौती है, या निबंध वगैरह में कई बार पूछ लेता है ना, उस टाइम आप जरा सोच के देखिए। आप बिना मतलब की वही सारी बातें करते हैं क्या कि सर बेरोजगारी बहुत है, सर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर सर जो है वो निर्यात नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, इसी तरह के मुद्दे लिखते हैं आप। महंगाई बढ़ रही है, इस तरह के मुद्दे लिखते हैं। एक बात बताइए, हर दूसरा स्टूडेंट यही लिख के, बात समझ में आ रहा? आप कंपटीशन में है, आप चाह रहे हैं कि उसकी तुलना में हमें 5 अंक ज्यादा मिले, हमें 2 अंक ज्यादा मिले, तो आपको ऐसे टॉपिक्स डालने। और एक बात बताइए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे ने खुद मेंशन किया है। आप लिखिए ना कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत लेट ट्रैप में फंस गया है, और 2 लाइन में लिख दीजिए कि जब तक हमने भूमंडलीकरण का फायदा लेना प्रारंभ किया, तब तक वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर ट्रंप पैदा हो गए, उधर बोल रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, उधर जो है वो ब्रेग्जिट हो रहा है, यानी कि सब देश बोल रहे हैं क्या कि नहीं बहुत फायदा ले लिए, अब अपना अपना देखो। देख रहे हैं ना सारे देशों में अब तो अब संरक्षणवाद के जो है वो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। आप जब इस तरह के पॉइंट्स मेंशन कीजिएगा, आप जरा खुद सोच के देखिए ना, आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ठीक ना? इसीलिए ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक ना? चलिए, तो ये था विश्व व्यापार से संबंधित या विश्व व्यापार और निवेश से संबंधित पूरी संकल्पना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स के अंतिम चैप्टर की तरफ, अंतिम अध्याय की तरफ, जो कि क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक ना? अंतरराष्ट्रीय संगठन।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन जो आर्थिक दृष्टि से समझा जाता है उसका नाम है विश्व बैंक। नाम तो अवश्य सुना होगा आप लोगों ने, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसी को कहते हैं। ठीक है, कहानी को जरा समझिएगा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है ना वो 1940 में की गई थी। मतलब इसकी परिकल्पना, इसकी स्थापना की परिकल्पना जो है वो 1944 में की गई। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इस ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत ही दो चीजों की संकल्पना की गई थी, एक तो विश्व बैंक और एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों की संकल्पना इसी ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत की गई थी। ठीक ना, इसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक ना, हिंदी में इसी को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों की संकल्पना 1944, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स, अभी जो है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब होगा? जब जापान सरेंडर करेगा। ठीक ना, 6 अगस्त को जब हिरोशिमा पर गिरेगा और 9 अगस्त को जब नागासाकी पर गिरेगा, उसके बाद ना तो 44 में भी विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ। तो विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में स्थित है। ठीक ना, न्यू हैम्पशायर शहर में स्थित है। स्थान है ये ब्रेटन वुड्स। क्या? हाँ वही ना। तो ब्रेटन वुड्स नहीं, एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ब्रेटन वुड्स कई लोगों को ऐसा लग जाता है कि कोई आदमी है क्या जिसने ये प्रोपाउंड किया था। तो इसलिए मैंने बता दिया है क्या कि ये शहर है, जो एक जगह का नाम है जो कि न्यू हैम्पशायर शहर में स्थित है। कंफ्यूजन हो जाता है ना, इस तरह के नाम होते हैं। उधर तो देखते हैं ना टाइगर वुड्स, गोल्फर था ना वो, थोड़ा उसी टाइप का नाम है ना ब्रेटन वुड्स। कंफ्यूजन हो जाता है कि आदमी है कि जगह है। देख, तो ब्रेटन वुड्स में हुआ था। दैट इज व्हाई बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज ब्रेटन वुड्स ट्विन्स। इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें। अब देखिए, ये नाम सुन के और लगता है कि शायद कोई आदमी है क्या। वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा जाता है ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें। जुड़वा संतानें, ठीक ना। बोथ दे आर नोन एज ब्रेटन वुड्स ट्विन्स। यहां तक बात समझ में आई? देखिए, बात क्या था, क्यों इसकी संकल्पना आई, उस जरा बात को समझिएगा। 1944, आप जरा सोच के देखिए, 1939, याद है ना, 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और वहीं से विश्व युद्ध दूसरा शुरू हो गया था। ठीक ना, 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में कितनी तबाही हो चुकी है आपको अंदाजा है? अगर नहीं अंदाजा है तो पढ़िएगा, जब वर्ल्ड वॉर पढ़िएगा, विश्व युद्ध पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो पूरा यूरोप जो है वो लगभग तबाह हो चुका है। वैश्विक स्तर पर जो है ना बहुत खूब जो है वो जान माल की क्षति हुई है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ देश जो है वो साथ आए और इन देशों ने साथ आकर एक संकल्पना प्रतिपादित की, क्या कि जो बर्बादी हुई है इसको पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। और इसी पुनर्निर्माण के उद्देश्य से क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक और IMF की संकल्पना को रखा गया। यानी कि उद्देश्य क्या है कि जो बर्बादी हुई है ना विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो बर्बादी हुई है उसको फिर से खड़ा करना, उसके लिए इस संकल्पना को लाया गया और वर्ल्ड बैंक और IMF की संकल्पना विश्व के सामने आई। यहां तक बात समझ में आ रहा? तो उद्देश्य लिख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी के उपरांत पुनर्निर्माण।
पुनर्निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी के उपरांत जो है पुनर्निर्माण। जरा बात को समझिएगा, बात क्या है, इन दोनों समुदाय, इन दोनों संगठनों में कुछ हद तक समरूपता भी है और कुछ अंतर भी विद्यमान है। कुछ समरूपता भी है, कुछ अंतर भी विद्यमान है इन दोनों में, ठीक ना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। हालांकि वो अंतर जो है वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, लेकिन हाँ कुछ अंतर विद्यमान है दोनों में, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक, इनमें जो समरूपता भी है परंतु जिम्मेदारियों में व्यापक अंतर है। किसकी, समय हम किस किस की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ना। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की में कुछ समरूपता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारियों में व्यापक अंतर भी विद्यमान है। अब जैसे यदि हम समरूपता की बात करें तो समरूपता में पहला क्या समरूपता है कि यदि कोई देश आईएमएफ का सदस्य बनता है, यदि कोई देश आईएमएफ का सदस्य बनता है यदि कोई देश आईएमएफ का सदस्य बनता है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाता है, तो वह स्वतः विश्व बैंक का तो समरूपता दिखी ना कि आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त करो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के सदस्य बन जाओगे, ये तो पहली समरूपता है। हालांकि इन दोनों की जिम्मेदारियों में बहुत ही व्यापक अंतर है, इन दोनों की जिम्मेदारियों में बहुत ही व्यापक अंतर है, ठीक, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरी समरूपता की बात करें तो दूसरी समरूपता के रूप में आपको दिखेगा कि दोनों का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दोनों का मुख्यालय ठीक, तो ये कुछ समरूपता दिख रहा है ना, एक का सदस्य बनो दूसरे का सदस्य अपने आप बन जाओगे, दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ठीक, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों में अंतर है, वो जिम्मेदारी में जो अंतर है वो तो हम आगे देखेंगे। ठीक, क्या तक बात समझ में आया। वर्तमान में विश्व बैंक के वर्तमान में विश्व बैंक के 190 सदस्य, 190 सदस्य है, ठीक ना। इनमें से लेटेस्ट एंट्री जो है वो किसकी है, एंडोरा नाम का एक राज्य है जो 2020 में इसका सदस्य बना। एंडोरा, एंडोरा नाम का एक देश है, नवीनतम सदस्य है। ये जो एंडोरा है एक छोटा सा देश है, कहां, ये आपको मिलेगा स्पेन और फ्रांस के बाउंड्री पर मिलेगा, छोटा सा देश दिखाता हूं एंडोरा, ठीक। एंडोरा देखा, कंट्री इन यूरोप है, एंडोर का है खुल के।
डोरा। देखिए इसका लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए इधर फ्रांस है और इधर स्पेन है। छोटा हो जा भाई। इमेज में दिखाऊं, ये देखिए ये पूरा नीचे वाला जो है ये है स्पेन और ऊपर वाला है फ्रांस, और इन दोनों के बीच में ये देखिए बाउंड्री पर छोटा सा देश है एंडोरा, ठीक है। तो कई बार जो है वो यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है ना। रुकिए इमेज में देखता हूँ, इमेज में शायद दिखे क्लियर। हाँ ये देखिए इससे भी पता चल जाएगा। देख रहा, इधर फ्रांस हो गया, इधर स्पेन हो गया, और इन दोनों के बीच में छोटा सा देश है एंडोरा, ठीक ना। एंडोरा जो है वो इसका लेटेस्ट एंट्री है, यानी कि जो नवीनतम सदस्य है, 190वां सदस्य कौन सा हो गया, एंडोरा। यहाँ तक क्लियर है। तो विश्व बैंक के वर्तमान में कितने सदस्य हो गए, 190 सदस्य हो गए, ये भी क्लियर है। अब जरा बात को समझिए, पारंपरिक तौर पर ये क्या चला आ रहा है, पारंपरिक तौर पर ऐसा कोई नियम नहीं है, पारंपरिक तौर पर यह चला आ रहा है कि विश्व बैंक का जो हेड होगा, विश्व बैंक का जो प्रमुख होगा वो एक अमेरिकी नागरिक होगा। एक अमेरिकी नागरिक भी होगा, पारंपरिक तौर पर यह चला आ रहा है। और आईएमएफ का जो हेड होगा, आईएमएफ प्रमुख, ये जो है वो एक यूरोपीय नागरिक होगा। ये पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। बात समझ में आ रही है। देखना कि वर्ल्ड बैंक का हेड कौन होगा, एक अमेरिकी नागरिक होगा, और आईएमएफ का हेड कौन होगा, एक यूरोपीय नागरिक होगा। ये पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। इसी कंटेक्स्ट में यदि हम देखें तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ना लिख दीजिएगा, प्रेसिडेंट ही लिखिएगा, ठीक ना। तो हमारे यहाँ चलता है प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, वहां राष्ट्रपति टर्म नहीं, प्रेसिडेंट ही लिखिएगा देवनागरी में। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, डेविड मालपास, ये कौन है, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है, ठीक ना। वही सिंपल सी बात है, बट ऑब्वियस है, पहले ही बता चुका हूं, ये पारंपरिक रूप से कौन होता है, अमेरिकी नागरिक होता है, तो ये अमेरिकी नागरिक होंगे, ठीक ना। इससे पहले कौन थे, इनसे पहले थे जिम योंग किम, नाम सुनने में चाइनीज चाहे लग रहा हो, था अमेरिकी नागरिक थी, ठीक ना। इससे पहले जिम योंग किम थे, जिम योंग किम, सुनने में आपको चाहे जापानी या कोरियन लग रहा हो, ये कोरियन मूल के अमेरिकी नागरिक थे, साउथ कोरियन मूल के अमेरिकी नागरिक थे, इनके पास बकायदा जो है अमेरिकी की नागरिकता थी, ठीक ना। दिखा दो, देख लीजिए ताकि याद रहे। डेविड मालपास खूब सारे पीटी में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। अच्छा हाँ, 13 के बाद 14 प्रेसिडेंट बने हैं, सही है, इसको ऐड कीजिए। इससे पहले डेविड मालपास का टर्म खत्म हुआ, वजह बांगा बने, 2 जून को बने, बिल्कुल रिसेंट।
चलिए बढ़िया बात है। तो इससे पहले हो गया डेविड मालपास। एग्जैक्ट मेरे को भी ये ध्यान नहीं था, सुना तो था जरूर ये बात, लेकिन अभी दिमाग में नहीं था। ठीक ना। चलिए इसमें अपडेट कीजिए। अजय बांगा है, अब डेविड मालपास पुराने हो गए। ठीक, भारतीय नहीं है, होंगे अमेरिकी ही। ठीक ना। अजय बांगा, हाँ भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होंगे। और इससे पहले कौन थे? डेविड मालपास। ये 14th हो गए, ये 14वें प्रेसिडेंट हो गए। ये 14th प्रेसिडेंट हो गए अजय बांगा। ठीक ना। अब समझ में आया क्यों जो है वो तुरंत खोल के मैं इंटरनेट पर भी एक बार देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना सब्जेक्ट इतना डायनेमिक है ना, कब अचानक से कितना भी न्यूज आदमी फॉलो करे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो आपकी आंखों के आगे से निकल ही जाता है। इसीलिए हमेशा जो है ना वो हेल्प लीजिए टेक्नोलॉजी का। अजय बांगा, ठीक ना। अजय बांगा हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक, देखिए इसमें पूरा दिया होगा। 14th प्रेसिडेंट बन गए ना। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड मालपास को, वो भी दे रखा होगा। लिस्ट नहीं दे रखा, डेविड मालपास नहीं दिख रहा लिखा हुआ। ये देखिए, इससे पहले डेविड मालपास थे ना, और इनसे पहले मिलेंगे आपको वही जिम योंग किम। जिम योंग किम ये आईएमएफ की हेड है, दिख रहा ना, ये आईएमएफ की हेड है। अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक ना। डेविड मालपास 13वें, इसमें देख रहे हैं ना कोई रैंक भी नहीं दे रखा है। 12वें थे जिम योंग किम, और उसके बाद थे डेविड मालपास, और अब आ गए अजय बांगा जून 2 तारीख से। अच्छा एक चीज और देख रहे हैं, एक चीज। हाँ क्या? हाँ बॉर्न इन साउथ एशिया, लेकिन नागरिक तो है ना साउथ एशिया में पैदा हुए थे, मतलब इंडिया में पैदा हुए होंगे, लेकिन अभी भारत वर्तमान में जो है वो वहां के नागरिक है ना। दिख नहीं रहा सिटीजनशिप साउथ यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स, दिख रहा ना। यानी कि जितने भी हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट सारे यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, वही तो लिखवा रखा है। ठीक, चलिए, प्राउड मोमेंट फॉर अस। चलिए तो ये जो है वो अजय बांगा जो है वो इसके बन गए हैं। 5 साल का इनका टर्म होगा, 5 ईयर का इनका टर्म होगा, 5 साल का इनका टर्म होगा। यानी कि 2023 में बने हैं, 2023 से 5 साल जोड़ दीजिए, 2028 तक रहेंगे। कंफ्यूजन इसलिए हुआ ना, क्यों? क्योंकि डेविड मालपास जो है ना, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है अप्रैल 2019 में ही प्रेसिडेंट बने थे। अप्रैल 2019 में प्रेसिडेंट बने थे, और किसी भी प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। तो कायदे से तो इनका अप्रैल 2024 में खत्म होना चाहिए था ना, चाहे जो भी रीजन रहा हो, जिस कारण से भी, वो डिटेल में पढ़ूंगा तो फिर बताऊंगा आपको। देखिए इसमें भी दे रखा होगा, दिख रहा अप्रैल 2019 से 4 साल, 5 साल कहाँ कंप्लीट हो पाया? 5 साल कंप्लीट होता तब ना। चलिए कोई बात नहीं, हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम बीच में, इसीलिए हटा दिया गया। ठीक ना। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मॉनिटरी फंड या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके बारे में जानते हैं। पहले ही बता चुका हूं क्या कि पारंपरिक रूप से इसका हेड कौन होता है? एक यूरोपीय नागरिक होता है। ठीक ना। यूरोप जो है वो एक महाद्वीप है, तो उसके अलग अलग देशों में से कोई एक नागरिक। वर्तमान में आईएमएफ के चेयरमैन है क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलीना, अब ये भी देखना पड़ेगा, क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा, जॉर्जिएवा, एक बार देख लेते हैं।
IMF नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है, बताता हूं ना अभी। बताता हूँ आपको क्या है प्रॉब्लम। IMF देखा, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर अभी तक यही है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक ना, ये नहीं बदली है। ठीक, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो कि कहां से है, बुल्गारिया से है, तो बिल्कुल सही है। IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो कहां से है, बुल्गारिया से है। बुल्गारिया एक देश है ना, बुल्गारिया से है। अब यहां से एक बात जो है वो दिमाग में बैठा लीजिए, क्या है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है, हेड, ठीक ना, लेकिन IMF का प्रेसिडेंट नहीं होता है। IMF का हेड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक ना। इसमें भी फंसा सकता है आपको। वर्ल्ड बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर हेड नहीं होता है, वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट हेड होता है, और IMF में मैनेजिंग डायरेक्टर हेड होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैंने दिखाया ना क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक ना। तो ये है वर्तमान में एक महिला है जो कि वर्तमान में जो है वो इसकी प्रबंधक है। यहां तक समझ में आ गया। प्रबंधक निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रबंध निदेशक। मैनेजिंग डायरेक्टर, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो और जरा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए, विश्व बैंक की स्थापना तो हुई 1944 में। उस टाइम जो है वो विश्व बैंक के नाम से इसको नहीं जाना जाता था, उस टाइम इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या होता था नाम, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं IBRD। ठीक, हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा कि पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसी नाम से चलता है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। क्यों, क्योंकि हिंदी में लिखिएगा ना तो फिर सेंस बदल जाएगा, ठीक ना। तो अंतरराष्ट्रीय निर्माण हेतु क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक, IBRD, इस नाम से इसको जाना जाता था। लिख देता हूं, पुनर्विकास एवं निर्माण, नहीं पुनर्विकास नहीं, पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु निर्माण एवं विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक। ये बात समझ में आई, IBRD। आम बोलचाल की भाषा में, चूंकि इंटरनेशनल बैंक था तो आम बोलचाल की भाषा में इसे वर्ल्ड बैंक बोल दिया जाता था, लेकिन इसका नाम क्या था वास्तव में, IBRD। तो अब अगर आपको ऑप्शन में एग्जाम में IBRD देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक से ही संबंधित है, ठीक है। तो यहां तक हो गया IBRD। अब एक बात बताइए, 1944 में इसका गठन हो रहा है, उसके बाद जो है लगभग 15 साल तक IBRD ने काम किया। उद्देश्य क्या था कि जहां तबाही हुई है, बहुत ज्यादा तबाही है, उनको जो है ऋण वगैरह देना, ताकि जो है वो वहां पर फिर से पुनर्निर्माण और विकास हो सके। बैंक का यही काम होता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो है वो लोन वगैरह देती थी, कर्ज वगैरह देती थी देशों को, ताकि वो क्या कर सके कि वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाही हुई है उससे फिर से उबर सके। यहां तक बात समझ में आ रहा। फिर आता है समय 1960 का। 1960 में एक नई संस्था का निर्माण किया गया,
जिसका नाम था आईडीए। आईडीए एक नई संस्था का निर्माण किया गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक ना, एक नई संस्था का निर्माण किया गया और आईडीए को आईबीआरडी के साथ जोड़ दिया गया। आईबीआरडी प्लस आईडीए। और इन दोनों को वर्तमान में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन दोनों को ही वर्तमान में सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? वर्ल्ड बैंक। यानी कि वर्तमान में जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं ना, तो हमारा क्या मतलब होता है? हमारा मतलब होता है आईबीआरडी प्लस आईडीए। यहां तक बात समझ में आ रहा? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। आईबीआरडी क्या होता है, क्या काम है आईबीआरडी का, आईडीए का, वो बताऊंगा आगे। ये बस समझिए कि अब जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं तो वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है आईबीआरडी प्लस आईडीए। यहां तक बात समझ में आया? कालांतर में कुछ और संस्थाएं जुड़ी। कालांतर में कुछ और संस्थाएं जुड़ी, जैसे कि आईएफसी। आईएफसी ये एक संस्था है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक ना, इंटरनेशनल लिख लीजिए, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक और संस्था जुड़ी जिसका नाम है मीगा। मीगा, ठीक ना, क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक और संस्था है, इसका नाम है आईसीएसआईडी। पांचवी संस्था है, इसका नाम क्या है? आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल, अगले पेज पे लिख देता हूं, बस नाम याद रहना चाहिए, ठीक ना, मतलब नाम पता होना चाहिए। आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। यानी कि टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन हो गए? कितने हो गए? 5 हो गए। सबसे पहला कौन सा हो गया? आईबीआरडी, दूसरा हो गया आईडीए, तीसरा हो गया आईएफसी, चौथा हो गया मीगा और पांचवा हो गया आईसीएसआईडी। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हो गए ना। अब जरा बात को सुनिएगा, ये जो लाइन बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आईबीआरडी प्लस आईडीए, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। इनको कहा जाता है विश्व बैंक। लेकिन जब इसी में जोड़ दिया जाए, किसको? आईएफसी को, मीगा को और आईसीएसआईडी को, तो इन पांचों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि जब हम विश्व बैंक समूह की बात करें, जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, तो उस टाइम ये पांचों चीजें आ जाएंगी, आईबीआरडी भी, आईडीए भी, आईएफसी भी, मीगा भी और आईसीएसआईडी। ये पांचों चीजें जब सम्मिलित रूप से आएंगी तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। लेकिन खाली जब 2 चीजें हैं तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? वर्ल्ड बैंक है। यहां तक बात समझ में आई?
समझ में आया? अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा ना, अभी बताऊंगा इन सब के बारे में बताऊंगा तब डिटेल में समझ में आएगा, इसीलिए परेशान नहीं होइए, याद हो जाएगा, वो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये देखिए, दिखाना चाह रहा हूँ कोई ऐसा इमेज जिसमें इसने क्लासीफाई अच्छे से कर रखा हो। तो यहाँ से दिख रहा है जागरण जोश पर ठीक से बना भी नहीं रखा है। कहाँ चले गए सारी इमेजेस जो थे? कोई नहीं, यही देखिए, इसी से पता चल जाएगा। ये देखिए क्या दिखा रहा है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत कितने आते हैं? कंप्राइजेस ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस, 5 आते हैं। कलेक्टिवली ऑल 5 इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज व्हाट? साथ में सम्मिलित रूप से, कलेक्टिवली का मतलब साथ में सम्मिलित रूप से इन पांचों इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। कौन कौन से हैं ये देखिए, सबसे पहला कौन है? IBRD, दूसरा कौन है? IDA, तीसरा है IFC, चौथा क्या है? मीगा, और पांचवा क्या है? ICSID। इन पांचों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। लेकिन 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 नीचे देखिए जरा, नीचे कि केवल इन दोनों को क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड बैंक। खाली IBRD और IDA ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहे जाते हैं? वर्ल्ड बैंक कहे जाते हैं। लेकिन बाकी तीन को भी जब जोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या कहेंगे हम इसको? नाम वर्ल्ड बैंक। यहां तक बात समझ में आया? ठीक, यहां तक क्लियर है ना? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा ना? ठीक, चलिए तो अब जरा बात को समझते हैं कि आखिर ये तीनों निकाय काम क्या क्या करते हैं, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं। ठीक ना, क्या क्या उद्देश्य हैं इनके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम IBRD से। IBRD हेडिंग बना लीजिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसका क्या उद्देश्य है? ठीक, उस टाइम इसका जो भी उद्देश्य हुआ करता था, जब क्या बोलते हैं, जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम तो यही एकमात्र ही निकाय थी, तो उस टाइम इसका जो भी उद्देश्य रहा करता था वो अलग है। वर्तमान में जो इसका उद्देश्य है, जो ये काम करता है, ये काम करता है मध्यम आय वाले देशों को विकास हेतु ऋण देता है। बात समझ में आ रहा? IBRD का क्या उद्देश्य है? मध्यम आय वाले देशों को विकास हेतु, केवल विकास के लिए कर्ज देगा। अब जैसे मान के चलिए कोई अवसंरचना निर्माण हो गया, विकास में ये सब चीजें आती है, या मान के चलिए कोई गरीबी निवारण से संबंधित कोई स्कीम लागू करना चाह रहे हैं,
गरीबी को दूर करने के लिए कोई स्कीम लागू करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, इन सब क्षेत्रों के लिए जो है वो क्या देता है, ये कर्ज देता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर, तो इन सब में ये क्या करता है, लंबी अवधि का ऋण देता है। लंबी अवधि यानी कि अवधि जो है वो लगभग 20 साल 30 साल ऐसी होगी, लंबी अवधि का ऋण। क्यों? क्योंकि विकास रातों रात नहीं हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कल तक जो है वो भूखमरी थी, अचानक से पैसा आया और कल से जो है वो सबको खाना मिलने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर मान के चलिए कल तक जो है वो गरीबी व्याप्त थी, शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे दिया, एक साल में जो है वो सब साक्षर हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो चूंकि विकास जो है वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, तो इस कारण से IBRD जो मध्यम आय वाले देशों को जो ऋण देता है वो भी लंबी अवधि का होता है। लॉजिकली भी याद रहेगा, लॉजिक भी लगाइएगा तब भी आपको स्टेटमेंट में फंसाने के लिए देगा कि ये लघु अवधि का ऋण देते हैं। तो लॉजिकली सोच के देखना यार, विकास के लिए लोन दे रहा है, रातों रात विकास नहीं हो जाएगा, ऐसा थोड़ी एक साल में विकास हो गया। एक ब्रिज बनने में 5 साल 6 साल 10 साल लग जाता है, तो सिंपल सी बात है। तो बट ऑब्वियस है कि ये कर्ज जो देगा वो लंबी अवधि का होगा। यहां तक बात समझ में आ रही? बात को समझिए। इस कर्ज के लिए ये क्या करता है कि अलग अलग जगहों से जो है वो पैसा उठाता है। तो ये सब बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? स्टार्टिंग में जो इनके वो थे, जो फाउंडर थे, उन लोगों ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, लेकिन वर्तमान में ये क्या करता है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग संस्थान से बॉन्ड जारी करके, बिल जारी करके, अलग अलग स्थानों से ये पैसा उठाता है। ठीक ना? सिक्योरिटीज वगैरह जारी करके, जैसे मान के चलिए आम निवेशकों के बीच में, मान के चलिए मेरे पास सरप्लस है, वर्ल्ड बैंक ने मेरे को ऑफर किया क्या कि ये ले लो सिक्योरिटी, इतना पैसा दे दो। तो ऐसे मान के चलिए जो है वो अलग अलग जगहों से ये पैसा उठाता है और उसी पैसे को ये क्या करता है, मध्यम आय वाले देशों को कर्ज के रूप में देता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां तक बात समझ में आ रही? अब जरा समझिए, जब से इसकी स्थापना हुई है ना, तब से लेकर आज तक इसकी साख यानी कि इसकी क्रेडिट रेटिंग विश्व में सबसे टॉप पर रही है। आप लोगों को पढ़ाया था ना मैंने क्रेडिट रेटिंग के बारे में। IBRD अभी तक जब से इसकी स्थापना हुई है, टॉप मोस्ट क्रेडिट रेटिंग यानी कि A++ इस क्रेडिट रेटिंग पर रही है हमेशा। इस कारण से क्या होता है, अब जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है उसको सस्ता ऋण मिल जाता है। अरे सिंपल सी बात है, जो आदमी जो है वो हर बार कर्ज टाइम पर लौटा दे रहा है, तो आपको उसको पैसा देने में दिक्कत नहीं है। अरे चलो कोई नहीं, 2% भी दे देना, 4% भी दे देना, काम चल जाएगा। लेकिन जिससे डर है क्या कि लेके भाग जाएगा, तो फिर आप उस पर रेट बढ़ाते हैं ना, तो 60 के बेसिस पर होता है ना। तो चूंकि इसकी 60 इसकी स्थापना के बाद से ही इसकी साख जो है वो टॉप मोस्ट रही है, शीर्ष पर रही है। शीर्ष पर रही है, इस कारण से इसे जो भी ब्याज मिलता है ना बाकी जगहों से, वो बहुत सस्ते दरों पर मिल जाता है। 1% आधा परसेंट, क्यों? टॉप मोस्ट है, सबसे बड़ा बैंक है। यही बात है ना कि अगर वर्ल्ड बैंक डूब गया तब तो फिर क्या ही बचेगा, ये वाली बात आ जाती है ना। तो वर्ल्ड बैंक तो सबसे ज्यादा सेफ है ना। वर्ल्ड बैंक ही यदि बर्बाद हो गया तब तो फिर विश्व में क्या ही बचेगा, तो फिर दुनिया में ही क्या ही बचेगा। तो इस कारण से क्या है, इसकी साख सबसे उच्च रही है और इसको सस्ती दरों पर जो है वो कर्ज मिल जाता है। उसी पैसे को ये आगे क्या करती है, मध्यम आय वाले देशों को लंबी अवधि के लिए कर्ज के रूप में दे देती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, अलग अलग देशों में विकास सुनिश्चित होता है, मध्यम आय वाले देशों में विकास सुनिश्चित होता है। यही इसका उद्देश्य था, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यहां तक बात समझ में आया? इसमें जो है ये कुछ प्रॉफिट भी कमा लेती है। जैसे मान के चलिए इसने जो है वो 2% पर उठाया और आगे मध्यम आय वाले देश को इसने 3% पर दिया। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि सर 1% है ना, लेकिन जरा ये भी तो सोचिए ना कि वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है, तो 500 रुपया 1000 रुपया थोड़ी देगी कितना कितना हजारों करोड़ में जो है वो पैसा आता है, तो वो 1% में बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो जाती है। ठीक ना? उसी में से जो पैसा बचता है उससे ये अपना खर्च वगैरह चलाती है, अपने एम्प्लॉय वगैरह को सैलरी, और बाकी जो बच जाता है ना, जो भी लाभ होता है उसको ये दे देती है, किसको? IBRD दे देती है IDA
आईबीआरडी अपने लाभ को हस्तांतरित कर देती है आईडीए। बात समझ में आ रहा? अब देखिए आईडीए क्या है, अब क्वेश्चन में आ गया क्या कि आईडीए फिर क्या करती है, आईडीए का काम क्या है, दोनों में अंतर देखिएगा। आईडीए का काम है निम्न आय वाले देशों को अत्यंत कम दर पर या शून्य दर पर क्या करना, लंबी अवधि का ऋण देना। दिख रहा अंतर, दिख रहा? वो मध्यम आय वाले देशों को देता था, ये निम्न आय वाले देशों को देता है। निम्न आय वाले देशों का क्या मतलब है, जो एकदम पिछड़े हैं, एकदम बर्बादी के कगार पर हैं, वैसे वाले देशों को आईडीए देता है खर्च। बात समझ में आ रहा है? इनकी अवधि और ज्यादा लंबी होती है, जैसे मान के चलिए वो अगर 10 साल के लिए दे रहा, 20 साल के लिए, तो ये बोलेगा नहीं 50 साल बाद देना, ठीक ना। ब्याज की दरें आधा %, 1% ऐसे रहती है, कई जगहों पर तो 0%, कोई नहीं, कोई ब्याज ना देना, तुम बस मूलधन वापस कर देना। उद्देश्य क्या है, डेवलपमेंट इंश्योर करना। क्यों? क्योंकि बहुत पिछड़े देश हैं, इतने पिछड़े देश हैं कि जहां स्थिति बहुत खराब है, ठीक ना। तो आईडीए, आईबीआरडी जो लाभ कमाता है उस लाभ को वो यहाँ ट्रांसफर कर देता है, और उसी लाभ में जो पैसा आया है ना उसका प्रयोग किया जाता है इन निम्न आय वाले देशों को क्या करने के लिए, कर्ज देने के लिए। यहां तक बात समझ में आ रहा है? आईडीए का उद्देश्य समझ में आ रहा है? वर्तमान में आईडीए का सबसे बड़ा जो है वो कर्जदार जो है वो बांग्लादेश है, ठीक ना, और इंडिया दूसरे नंबर पर है। आईडीए का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कर्जदार जो है वो आईडीए का क्या है, क्या बोलते हैं, इंडिया है। 2013-14 तक आईडीए का सदस्य भी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इंडिया जो है वो सदस्य नहीं है, लेकिन पहले जो कर्जा ले रखा है वो कर्जा है ना। बात समझ में आ रहा? यानी कि हम निम्न आय वाली कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। बात समझ में आ रहा? लेकिन जो पहले कर्जा लिया था वो तो चुकाना है ना, वो थोड़ी खत्म हो गया है। तो 40-50 साल वाला है, तो आईडीए ये क्या बोलते हैं, इंडिया जो है वो अब इसका सदस्य नहीं है। आईडीए का मतलब कर्ज प्राप्त करने वाले सदस्य में नहीं है। जो देश से लिख लीजिए, रुकिए इसको, भारत 2014 में आईडीए से कर्ज प्राप्त करने वाले देशों की सूची से बाहर निकल गया। बाहर आ गया, हालांकि अभी इसका सदस्य जरूर है, सदस्य है, लेकिन अब भारत आईडीए के माध्यम से कर्ज नहीं प्राप्त करता। भारत कर्ज लेता है आईबीआरडी से। क्यों? क्योंकि भारत अब निम्न आय वाले देश की श्रेणी में नहीं आता। यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन पहले जो कर्ज ले रखा है वो तो चुकाना है ना, तो इस कारण से जो है वो भारत दूसरा सबसे बड़ा कर्ज प्राप्त करने वाला देश है बांग्लादेश के बाद। ये बात भी समझ में आ गई? आईडीए का चक्कर समझ में आया ना। भारत इसका मेंबर है, ये नहीं सोचिएगा कि मेंबर नहीं है, मेंबर है। कर्ज प्राप्त करने वाले देशों की सूची से बाहर हो गया। दिखाऊं? दिखाता हूं। देख रहा आईबीआरडी, आईबीआरडी में आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इंडिया। देख रहा, हम इसके फाउंडिंग मेंबर में से हैं, फाउंडिंग मेंबर यानी कि संस्थापक सदस्य में से हैं। दिख रहा, 27 दिसंबर 1945 स्टार्टिंग से ही हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। देख लीजिए, 1945 से पहले से कोई नहीं है। दिख रहा, सबने जो है 1945 में, मतलब जब इसकी स्थापना हुई है ना, तब से सब जुड़े हुए।
बड़े बड़े देश, यूएसए देख लीजिए, यूएसए भी उसी टाइम से होगा, देख रहा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो है वो इसका संस्थापक सदस्य है। साइड में वो भी लिख लीजिए कि भारत जो है वो आईबीआरडी का संस्थापक सदस्य है, ठीक ना, ये दिखा। आईबीआरडी के बाद आते हैं आईडीए में, ये देखिए आईडीए, आईडीए में भी आपको दिख जाएगा इंडिया, इंडिया, इंडिया इसका भी संस्थापक सदस्य है। अभी आपको बताया था ना कि आईडीए की स्थापना कब हुई थी, आईडीए की स्थापना कब हुई थी, अब लिखवाया था ना 1960 में, 1960 से इसका संस्थापक सदस्य है इंडिया, ठीक। कर्ज प्राप्त करने वाले देशों की सूची से बाहर आ गया है, लेकिन अभी भी इसका सदस्य है। यहां तक बात समझ में आ गई, ये दोनों क्लियर है ना। चलिए जब ये दोनों क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आईएफएससी का क्या काम है, आईएफसी का क्या काम है। इसको कहा जाता है कि ये विश्व बैंक समूह का, ये विश्व बैंक समूह का निवेश आर्म है, इन्वेस्टमेंट आर्म है, निवेश से संबंधित इकाई है, ये विश्व बैंक समूह की निवेश इकाई है। इसका क्या उद्देश्य होता है कि ये क्या करती है, अलग अलग देशों के सरकार, मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को प्रोत्साहित करती है कि आओ हमारे साथ आओ, इस देश में निवेश करते हैं, यानी कि खुद भी भागीदार बनती है और साथ ही साथ जैसे मान के चलिए आईएफएससी आएगी, आएगी बोलेगी क्या कि अडानी जी सुनने में आया है क्या कि आप विश्व के चौथे सबसे बड़े जो है वो अमीर आदमी बन गए हैं। अडानी जी बोलेंगे अरे सर क्या है मजाक कर रहे हैं, हो गया है क्या कीजिएगा, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है भोलेनाथ का, इसीलिए हो गए हैं। बोले ठीक है तो पैसा है तो ऐसा करते हैं, चलिए मेरे साथ युगांडा में चलते हैं, निवेश करते हैं, वहां पर एक तो प्लांट लगाते हैं, जो है वो यहाँ पर भी जो काम कर ही रहे हैं रिफाइनरी वाला, चलिए वहां भी लगाते हैं, वहां भी जो है वो हम प्लांट लगाएंगे, आप भी निवेश कीजिएगा हम भी निवेश करेंगे। वैसे अडानी डरते निवेश करने में कि पता चले युगांडा में गए और वहां की सरकार ने जो है वो जब्त कर लिया, लेकिन अगर आईएफएससी भी साथ जा रही है तो इससे क्या हो जाता है कि अडानी को जो है वो संतुष्टि मन में लग रहती है, क्या कि कोई नहीं, अगर पैसा मेरा डूबेगा तो इसका भी डूबेगा, तो साथ में है ना वर्ल्ड बैंक का मेंबर, तो वर्ल्ड बैंक जो है मुझे भी बचाएगा। बात समझ में आ रहा, तो ये निवेश से संबंधित इकाई है जो क्या करती है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है कि चलो जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, अब सिंपल सी बात है, अगर युगांडा में निवेश होगा तो युगांडा के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, युगांडा में क्या बोलते हैं वो जीडीपी बढ़ोतरी होगी, युगांडा का विकास होगा। तो वर्ल्ड बैंक समूह का मेंबर है आईएफएससी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि अलग अलग देशों से निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना कि मेरे साथ आओ, आते हैं हम लोग और साथ में कर क्या करते हैं, निवेश। आईएफएससी का काम समझ में आ गया, आईएफएससी का काम समझ में आया ना, लिख लीजिएगा इसमें कि ये इन्वेस्टमेंट आर्म के रूप में जाना जाता है, निवेश इकाई के रूप में जाना जाता है। ये सदस्य देशों में क्या करता है, सदस्य देशों में निजी निवेश को बढ़ावा देता है। निजी निवेश को बढ़ावा देने में ये और भी मदद करता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल पर वापस आते हैं, आया वर्ल्ड बैंक का मेंबर आईएफसी आया, आके बोला किसको, अंबानी जी को, आके बोला क्या कि चलिए सुनने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है क्या कि कोई साउथ अफ्रीका या अफ्रीका का कोई देश है, छोटा सा देश, वहां पर जो है कुछ मिनरल्स मिले हैं, चलिए चलते हैं साथ में वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, निवेश करेंगे और उत्खनन करेंगे और उसे विनिर्माण करके बेचेंगे। अंबानी जी को अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने बोला क्या कि पैसा है कहाँ, अभी तो आईपीएल टीम खरीदने में लगा दी, टीम जीती भी नहीं, सारा पैसा उधर घुस गया, ठीक। तो वो बोलेंगे क्या कि पैसा तो है नहीं, ऊपर से जो है वो जियो सिनेमा पर फ्री में सबको आईपीएल दिखा दिए, उसमें भी पैसा लग गया, पैसा है नहीं। आईएफएससी बोले कि कोई बात नहीं है,
हम मदद करेंगे आपको। आप चलिए इंटरनेशनल मार्केट्स में आप बॉन्ड जारी कीजिए और हम उसको बैकिंग दे देंगे। हम ये बोल देंगे ना क्या कि हमारे साथ निवेश करने जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी साख अच्छी है, ठीक ना, हमारी साख तो अच्छी है, तो अगर हमारे साथ आप रहिएगा तो आपकी भी साख थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो आपको उस बॉन्ड पर जो है वो सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर से। बिल्कुल वैसे ही है कि आप नहीं बोलते हैं क्या कि खुद स्कूल में अगर नहीं जीत पाते थे तो भैया को पकड़ के नहीं ले जाते थे धौंस दिखाने के लिए, तो सेम वही थिंग है। एफएससी क्या कहेगा कि हम बड़े भैया हैं, हमारे साथ चलो, कोई नहीं टोकेगा, ठीक ना। तो वो केवल प्रोत्साहित ही नहीं करता है, साथ ही साथ वो बॉन्ड जारी करके जो है वो पैसा भी जुटाने में मदद करता है आईएफएससी। यानी कि अब समझ में आ रहा आईएफएससी का क्या काम है, दोनों। पहला तो क्या है, प्रोत्साहित करना, तो बढ़ावा, निवेश को बढ़ावा, साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार से, साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार से बॉन्ड जारी कर पैसा जुटाने में भी मदद करना। मदद, ये भी आईएफएससी का काम है, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रहा ना। अच्छा हाँ, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, खाली ऐसा नहीं है क्या कि छोटी गंगा बोल के खुद आदेश, वो वाला नहीं, साथ में ये भी चलती है। यानी कि आईएफएससी भी आपके साथ निवेश करती है, तो आईएफएससी स्वयं भी निवेश करती है, आईएफसी जो है वो स्वयं भी निवेश करती है। ऐसा नहीं कि तुम कूदो हम आ रहे हैं, वो वाला काम नहीं करती है, साथ में कूदती है, ठीक ना। तो इसीलिए ना बोला क्या कि छोटी गंगा बोल के वो नाला में नहीं कूदा देती है, वो भी साथ में कूदती है। तो ये है आईएफएससी का काम। आईएफएससी का काम समझ में आ रहा, तीनों का काम समझ में आना। आईबीआरडी का क्या काम है, मध्यम आय वाले देशों को विकास के लिए ऋण देना लंबी अवधि का। मैंने बताया कि चूंकि क्रेडिट रेटिंग इसकी टॉप रही है तो कुछ लाभ बना लेती है, और उस लाभ के कारण मतलब क्रेडिट रेटिंग बहुत उच्च है, इस कारण क्या हो जाता है, बहुत सस्ते दरों पर ब्याज मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है, उस पैसे को आगे देती है, और जो बीच में जो स्प्रेड होता है ना, जो मार्जिन होता है, उससे लाभ बनाती है। इस लाभ का प्रयोग क्या करती है, आईडीए को पैसा देने में। आईडीए का क्या काम है, निम्न आय वाले देशों को बहुत लंबी अवधि का देना, ठीक ना। बीच बीच में मान के चलिए क्या कि तो दे दिया, फिर बाद में जो है वो बांग्लादेश आया, कहा क्या कि नहीं हो पा रहा है पैसा, कोई बात नहीं, 5 साल बाद दे, मतलब एक्सटेंशन वगैरह भी देती रहती है। यानी कि बहुत ही सरल दरों पर, बहुत ही सरल टर्म्स एंड कंडीशन पर जो है वो कर्ज देती है। उद्देश्य क्या है, विकास सुनिश्चित करना। यहाँ तक बात समझ में आया। तीसरा विंग हमने पढ़ा आईएफएससी। आईएफसी, आईएफसी का क्या मतलब है, आईएफएससी मेरे मुंह से काहे निकल रहा है, वो बैंक वाला जो कोड होता है ना आईएफएससी कोड, इसीलिए मेरे मुंह से बार बार आईएफएससी निकल जाता है। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका क्या उद्देश्य है, निवेश को बढ़ावा देना। ये निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है अपने सदस्य देशों में, ये साथ में निवेश भी करती है, और साथ में जो इनके निजी निवेशक होते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण की उगाही में भी मदद करती है। ये भी बात समझ में आ गया, तो हो गया आईएफसी। अब आते हैं अगले विंग की तरफ, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मीगा। मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब एक बात बताइए, अंबानी को आईएफसी करके तो ले गई साथ में, और ले जाके कहां किया, मान के चलिए युगांडा में जो है वो इन्वेस्टमेंट करवा दिया, युगांडा में इन्वेस्टमेंट तो करवा दिया। अब जरा देखिए, कोई भी बिजनेस में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, दो तरह के चैलेंजेस होते हैं। पहले चैलेंजेस को कहा जाता है बिजनेस चैलेंज, बिजनेस चैलेंज यानी कि बिजनेस से संबंधित चुनौतियां। दूसरे को कहा जाता है नॉन बिजनेस चैलेंज, गैर व्यापारी व्यापार चुनौतियां। बिजनेस चैलेंज का क्या मतलब है, मान के चलिए आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो बढ़िया नहीं है, तो आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा। या मान के चलिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया मार्केट में उसकी डिमांड भी खत्म हो गई या किसी कारण से, तो ये सारे होते हैं बिजनेस चैलेंज। आप गए वहां पर लेकिन आपको जो है वो अच्छे इंप्लॉय नहीं मिल रहे हैं, इसके कारण आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। मान के चलिए आपने जो मशीन मंगवाई थी वो मशीन माल फंक्शन कर गए, या फिर मान के चलिए आपने बिजनेस लगाया और मान के चलिए क्या है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी समस्या आ गया,
इन सबको कहा जाता है बिजनेस चैलेंजेस, जो हर बिजनेस में होता है। जैसे मान के चलिए क्या है कि पहले आपने देखा था ना कि वो आता था फोन, मतलब वो कैमरा आता था रील वाला, जिसमें रील लगता था, फोटो खींचो, फिर वो रील को ले जाते थे, साफ करवाते थे ना, याद है? कोडैक के आते थे ना रील। अब एक बात बताइए, मोबाइल फोन के आने से वो कंपनी बर्बाद हो गई कि नहीं? हो गई ना बर्बाद। इसको कहा जाता है बिजनेस चैलेंज। ये बिजनेस वाले चैलेंज है कि तुम अपने आप को अपग्रेड करो, अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सिंपल सी बात है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो दीज आर बिजनेस चैलेंज। जैसे मान के चलिए पहले कोई कंपनी हुआ करती थी, जैसे कि नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूनिनॉर, टेलीनॉर, सुना है था ना? ठीक ना? एयरसेल सुना था, टाटा डोकोमो सुना था ना? हाँ, कहा हाँ, किसी कब्र में पड़े होंगे। तो इसको कहा जाता है बिजनेस चैलेंज। जियो नाम की एक कंपनी आई जिसने इतने ऑफर दिए कि ये सारे प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो गए, ये कंपीट नहीं कर पाए और बर्बाद हो गए। तो ऐसे चैलेंजेस को कहा जाता है बिजनेस चैलेंज। ये बिजनेस से संबंधित चुनौती थी ना। लेकिन एक बिजनेस चुनौती केवल बिजनेस चैलेंज से ही नहीं होती है, नॉन बिजनेस चैलेंज से भी होती है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं, एक दिन सुबह सुबह अचानक से मोदी जी उठे, ऐसा करेंगे नहीं, चलिए सुबह सुबह मोदी जी उठे, उन्होंने बोला क्या कि भारत की कंपनियां जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा करते हैं कि अडानी अंबानी की जितनी कंपनियां हैं वो आज से भारत सरकार की हो गई। क्या बिगाड़ लेगी? कुछ बिगाड़ सकती है नहीं ना। इसको कहा जाता है राष्ट्रीयकरण, कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। भारत में होता रहा है, आपने खूब सुना होगा, मैंने बताया था आपको। 1969 में इंदिरा गांधी जी सुबह सुबह उठी, ब्रश करते करते उन्होंने अखबार में देखा, मतलब कहानी बता रहा हूँ, ब्रश करते करते अखबार में देखा कि भारत में बहुत सारे बैंक हो गए हैं। बुलाया सेक्रेटरी को, एक बात बताओ कितने बैंक है भारत में? उसने बताया क्या कि सर मैडम बहुत सारे बैंक हैं। उन्होंने बोला क्या कि इतना, मतलब ऑन एन एवरेज जो है वो इनके पास माल है। उन्होंने बोला क्या कि मैम 50 करोड़ के आसपास तो जरूर होगा। उन्होंने बोला ठीक है, जितने भी 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले बैंक है ना, वो आज से जो है वो भारत सरकार की होगी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969। ठीक ना? फिर से एक बार उठे 1980 में, फिर बोला क्या कि 200 करोड़ से ज्यादा जितने बैंकों के पास संपत्ति है वो सारे राष्ट्रीयकृत हो गए। आप लोगों ने सुना होगा ना, एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, पहले टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी। ठीक ना? तो ऐसे चुनौतियों को कहा जाता है गैर बिजनेस या फिर गैर व्यापारीय चुनौतियां। अचानक से सरकार राष्ट्रीयकरण कर देगी तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक ना? तो बात को सुनिए, मीगा का क्या काम है? इन्वेस्टमेंट गारंटी। नाम में ही क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी। दिख रहा ना अब नाम? इसलिए मैंने बोला था ना कि मैं इतनी बार चर्चा करूंगा याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करती है? बिजनेस चैलेंज में तो आपको कोई गारंटी नहीं देगी, कोई इंश्योरेंस नहीं देगी। अब आप बिजनेस ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ रहा ना? आपका प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है, आप कंपीट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में, आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम क्या करें? लेकिन हाँ, यदि कोई गैर बिजनेस या फिर सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए या सरकार जो है वो आपके ऊपर जो है वो कुछ दबाव बनाने लग जाए, तो इस तरह के जो गैर व्यापारीय चुनौतियां है ना, इसमें मीगा जो है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आ रहा? मीगा का क्या उद्देश्य है? मीगा का ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि गैर व्यापारीय चुनौतियां, ऐसी चुनौतियां जो व्यापार से संबंधित नहीं है, अगर वैसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसमें क्या करेगी? आपको मीगा जो है वो मदद करेगी, कि बीच बचाव करेगी। ठीक ना? कि बीच बचाव करेगी, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है सरकार को समझाने की कोशिश करेगी। यानी कि गैर, बस इतना लिख लीजिए, गैर वाणिज्यिक चुनौतियों में गैर वाणिज्यिक चुनौतियों में ये बीमा कवर देती है। ये बात भी समझ में आ गया? अरे ये बात समझ में आया ना? हाँ, इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं। पहला विंग जो है वो क्या कर रहा है? आईएफसी को निवेश करवा रहा है, तो निवेश का बीमा भी तो होना चाहिए ना। निवेश अंबानी किस उद्देश्य से निवेश करे, पता चले तुम पैसा कल डुबा दिए तब, तो उसमें अगर नॉन बिजनेस से संबंधित गैर वाणिज्यिक चुनौतियां हैं तो उसमें बीमा प्रोवाइड कर रही है। ये बात भी समझ में आ गया? आईएफसी और मीगा ये दोनों क्लियर हो गया ना? चलिए, जब आईएफसी और मीगा जब क्लियर हो गया है तो पांचवें और अंतिम इकाई के बारे में देख रहे हैं, जो कि क्या है? आईसीएसआई। नाम में ही क्या छुपा हुआ है कि सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान के चलिए कोई योजना क्या किया गया था? एएफसी,
इसने क्या किया था कि खुद भी थी, इस साथ साथ इन्होंने अंबानी को भी जोड़ा और अडानी को भी जोड़ा, और सबको मिलाकर, अरे एक ही के साथ तो थोड़ी निवेश होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कई सारे लोग आए होंगे और साथ में सबने मिलकर निवेश किया होगा। अब निवेश तो कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भविष्य में किसी मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हो जाए। बिजनेस में होता है, डिस्प्यूट्स उत्पन्न हो जाते हैं, अरे मेरा इतना हिस्सा था, मुझे प्रॉफिट का इतना मिलना चाहिए, मेरा ज्यादा हिस्सा है तो मैं जो बोलूंगा वो बात लागू होगी, या इस तरह से बिजनेस करो ये गलत है। किसी भी तरह से अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया, निवेश से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, तो इस विवाद के निपटान के लिए ये एक संस्था है। देख रहा ना, विवाद के निपटान के लिए ये एक संस्था है जो क्या करेगी कि विवाद हो गया है तो आओ हमारे यहाँ, हम जो है वो इस विवाद का समाधान करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा? देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आईएफसी क्या करवा रही है? निवेश करवा रही है। मीगा क्या करवा रही है? बीमा दे रही है। और आईसीएसआईडी क्या कर रही है कि अगर विवाद उत्पन्न हो जा रहा है तो उस विवाद का निपटार करवा रही है। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक ना? तो इसमें लिख लीजिए क्या कि ये सदस्य देशों निजी निकाय आदि में निवेश से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? आईसीएसआईडी। अब जरा देखिए भारत जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत जो है वो आपको आईबीआरडी का सदस्य के रूप में दिखा, ईडीए के सदस्य के रूप में दिखा, आईएफसी में देखिए इंडिया, दिख रहा है इंडिया, इसका भी फाउंडिंग मेंबर है स्टार्टिंग से ही। ठीक, आईएफसी का भी मेंबर है मीगा, देख रहा ना, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसमें भी मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। 1994 में ही इसका गठन हुआ है, देख लीजिए। यूएसए 1988, उसके 6 साल बाद जो है वो इसका मेंबर बन गया। ठीक ना? तो मीगा का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, आईएफसी का फाउंडिंग मेंबर था। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हम खोजिए इंडिया, आई शुरू हो गया, आइसलैंड के बाद सीधे इंडोनेशिया, इंडिया नहीं दिखा ना? हाँ? अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते तो यही होना चाहिए था ना, आई वाले सारे हैं ना, यानी कि मेंशन कर लीजिए कि इंडिया जो है वो आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, बाकी चारों का मेंबर है लेकिन आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। और इसी कारण से ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से किसका सदस्य नहीं है। तो किसका सदस्य नहीं है? आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है, बाकी चारों का सदस्य है वो। लिख लीजिए, इसको साइड में लिख लीजिए कि भारत जो है वो आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। क्लियर हुआ? बाकियों का तो सदस्य है लेकिन आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक से संबंधित सारी चीजें। क्लियर हो गई? वर्ल्ड बैंक क्या है, कब स्थापना हुई, क्या उद्देश्य थे स्थापना के, ठीक ना, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, नवीनतम सदस्य एंडोरा याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा एक जो होता है हेड, उसको क्या कहते हैं, हेड को? प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कहते हैं। कौन है? अजय बांगा, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, इससे पहले कौन थे? डेविड मालपास।
ठीक, अमेरिकी नागरिक होता है, अमेरिकी नागरिक होता है, पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, प्रचलन में है। ठीक, 5 इसके वो हैं, 5 इसके वो हैं, क्या बोलते हैं, इकाई है। सबसे पहला आईडीआरडी और आईडीए, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। जब इसमें आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, इन तीनों को भी जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक, आईडीआरडी का काम है क्या बोलते हैं, लंबी अवधि का ऋण देना, लेकिन मध्यम आय वालों को, विकास के उद्देश्य से, बाकी किसी चुनाव लड़ने के लिए नहीं देगा। ठीक ना, ये नहीं सोचिएगा चुनाव लड़ने के लिए दे रहा है, वो दूसरी बात है, क्या कि लोग जुगाड़ कर लेते हैं, तो वो दूसरी बात है, लेकिन नहीं देता है वर्ल्ड। ठीक ना, दूसरा क्या हो गया, आईडीए, एकदम निम्न आय वाले देशों को लंबी अवधि का, बहुत लंबी अवधि का। ठीक, अगला हो गया आईएफसी, आईएफसी का क्या उद्देश्य है कि वो फाइनेंस, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो काम करता है। अगला कौन है, मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका क्या काम है कि ये गारंटी करती है, ये बीमा प्रदान करती है, जो उसके इकाई है या फिर मान के चलिए जो निजी कंपनी है या देश है, उनको जो है ये बीमा प्रदान करती है गैर वाणिज्यिक चुनौतियों में। और लास्ट कौन है, आईसीएसआईडी, की यदि विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसके लिए भी तो कोई संस्थान होना चाहिए ना, जहां हम दोनों के बीच में क्या हो सके, निपटारा हो सके, समझौता हो सके, मतलब सुलह हो सके। तो इसके लिए हाँ, कोर्ट तरह से, कोर्ट नहीं बोलिएगा, वहां पर वर्डिक्ट नहीं होता है, साथ बैठ के जो है सुलह करवा लिया जाता है। ठीक ना, मध्यस्थता और सुलह, इतना बिल्कुल। और क्या, आप इसको ऐसे याद रखिए ना कि पहला निवेश करवाएगा, दूसरा गारंटी देगा, तीसरा जो है झगड़ा सलटाएगा। हो गया, देखिए क्रम में आपको याद रह जाएगा। ठीक ना, तो ये 5 जो है वो वर्ल्ड बैंक समूह के जो है वो अंग थे। ठीक ना, तो इसके साथ हमारा वर्ल्ड बैंक समाप्त हुआ। अब कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आईएमएफ के बारे में, कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के बारे में। कल का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ खूब चर्चा में रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं, फिर कल की क्लास में मिलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।